बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने आ रहे हैं एम्पियर्स लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वैसे है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम गाउस लॉ पढ़ते हैं। गाउस लॉ हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की मालूम करने के लिए। उससे पहले पढ़ने के हम बायोट सवर्ट लॉ को पढ़ लेते हैं कि बायोट सवर्ट लॉ क्या कहते हैं। बायोट एंड सवर्ट लॉ, बायोट और सवर्ट लॉ कहते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है? ये कहता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर करंट पास करते हैं उससे, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसलिए तो हम सारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मालूम किया जाए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, तो हमें ये बताते हैं बायोट एंड सवर्ट लॉ और उसके साथ साथ एम्पियर्स लॉ। ये कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है, इसी कंडक्टर के सराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम किया जाए जब इसके अंदर करंट पास करेंगे। ये कहता है कि इसके अंदर करंट जब पास करेगा तो इसके सराउंडिंग सर्क्यूलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सर्क्यूलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना है और इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं मैक्सवेल्स रूल के मुताबिक और उसके साथ साथ फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर या आप स्ट्रेट वायर लिख लें, मसला नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट टाइम्स इज टू टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड इन द लूप कौन सा? एम्पीरियल लूप, इन द एम्पीरियल लूप। क्योंकि जब हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ता था वो हम पढ़ते थे गाजियन लूप, गाजियन सरफेस पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर एम्पीरियल लूप पढ़ेंगे। एम्पीरियल लूप के अंदर करंट जो पास हो रहा है या इनक्लोज्ड है उसके 2 टाइम्स है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या देते हैं? कांस्टेंट देते हैं। तो कांस्टेंट हमें यहाँ पर देते हैं के और 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रेडियस। अब रेडियस ले लें या डिस्टेंस क्या लें, इस के की वैल्यू क्या है? यहाँ पर के होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई और इस म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर कहेंगे, या आप वैसे कह सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्योंकि वेबर किसके बराबर होता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर करेंगे तो ये मीटर इस स्क्वायर के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें बचेगा हमारे पास क्या? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इस यूनिट्स को भी याद कर लें क्योंकि यूनिट्स ही काम की चीज़ें हैं। डायमेंशन भी हम इसे यूनिट्स में से ही निकालते हैं, ठीक है। तो इस के की जगह हम ये पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू के वाली जगह पर हम लिखेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i ओवर आर करेंगे। आप देखिए म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर होती है 4 पाई इंटू 10 रेज पर -7। अब म्यू नॉट की जगह पर हम ये लिखेंगे तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रेज और -7 इंटू 2i ओवर आर। यहाँ पर तो हमारे पास 4 पाई होता है। इस 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2i इंटू, यहाँ हम इसे करेंगे 2 इंटू 10 रेज पर -7 इंटू आई ओवर रेडियस होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग होगा, अब ये होगा 2 इंटू 10⁻⁷ ओवर आर। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्पीरियल लूप का रेडियस
इफ रेडियस ऑफ एन एम्पीरियन लूप अगर 1 मीटर है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी 2 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर स्क्वायर कहेंगे, या हम वैसे कहेंगे टेस्ला × मीटर स्क्वायर, या कहेंगे टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि बायोट एंड सेवर्ट लॉ किसी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए। तो हम यहाँ पर अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स अब ये लगेगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2 ओवर R करेंगे। अब मालूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2। तो इस कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए एक तो सेवर्ट लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ, दूसरी लॉ है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग, अब यहाँ पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ पढ़ें या एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ें, आपकी मर्जी। ये कहता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे कुछ मालूम करना चाहते हैं कि सराउंडिंग एक सर्किल बनती है, सर्किल के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है टेंजेंशियली। कैसे, यहाँ पर मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो ये से होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मालूम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। हर एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पॉइंट पर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ लेंथ होता है, कुछ लेंथ होता है, उस लेंथ को हम डेल्टा एल कहेंगे, हर एक की डेल्टा एल, इस पॉइंट को हम डेल्टा एल कहेंगे। अब देखें एम्पियर्स लॉ कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हम गाजन लॉ में करते थे। गाजन लॉ में क्या करते थे, किसी गाजन सरफेस के ऊपर, ये गाजन सरफेस है, पूरे सरफेस के अंदर तो हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम नहीं कर सकते थे। तो हमने किया था कि इस पूरे सरफेस को पॉइंट्स में यानी कि डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया और हर एक डिवीजन की हर एक सरफेस की हमने मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स मालूम करके सम अप किया, फिर ओवरऑल सरफेस की हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे कि ये एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर सम अप करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पीरियन लूप की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियली मालूम करेंगे। यह कहता है कि मैग्नेटिक सम ऑफ B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। ये एम्पियर्स लॉ जिसे कहता है कि डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन ये करता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली एंड एलिमेंटल लेंथ या लेंथ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटल लेंथ कर दे कोई मसला नहीं, एलिमेंटल लेंथ ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट enclosed in an एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट जब पास करेंगे तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट होगा। तो हम इसके यहाँ पर करेंगे B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। यहाँ पर ये कैसे आया, अब देखें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा L इज इक्वल टू, आप इसे B1 कहें, B2 कहें, B3 कहें और यहाँ पर B4 कहें। ठीक है, ये B1 B2 B3 B4 है और इस डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 कहें।
ठीक है, ये सब डेल्टा 3 डेल्टा 4। तो यहाँ पर B1 डेल्टा L1 प्लस B2 डेल्टा L2 करें प्लस B3 डेल्टा L3 जाके डेल्टा N प्लस B डेल्टा N डेल्टा Ln करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास सम ऑफ, ये कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट। इस मैग्नेटिक फील्ड B और डेल्टा L की प्रोडक्ट ये एक है और सब की सम अप करेंगे, ये सब प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड और टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट की सबको सम अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट I। ठीक है, B डेल्टा L इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक यूनिफॉर्म सर्किल है, यूनिफॉर्म सर्किल के अंदर रेडियस हर एक पॉइंट पर बराबर होती है, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, हर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 एंड सो ऑन B डेल्टा N वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हम B कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा L1 को सम अप करते हैं डेल्टा L2 के साथ, इसको डेल्टा L3 के साथ, डेल्टा Ln के साथ। अब देखें जब टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल B डेल्टा L इज इक्वल टू B, यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर डेल्टा L 1 2 3 4 हमें देगा सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई r के। तो यहाँ पर B डेल्टा L इज इक्वल टू B 2 पाई r होगा, हाँ के नाम। अब देखें B डेल्टा L इज इक्वल टू B से 2 पाई r, सॉरी B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, B पर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या 2 पाई इंटू 10 पर माइनस 7, यहाँ हम वैसे कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर क्या है यार म्यू नॉट 2 पाई ओवर 4 पाई r, वैसे ये वाला। तो म्यू नॉट B की जगह रखते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 10 इंटू 2 इंटू आई ओवर क्या कर लीजिए, ठीक है। हाँ ये अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर ये और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई r, हाँ क्या ना। अब r में कैंसिल हो जाएगा, एक 2 पाई 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 में कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I मिल गया, ये इसी म्यू नॉट I। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड L यहाँ पर है B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब इसके थोड़ा सा आगे ड्राई कर लेते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम म्यू नॉट I ओवर डेल्टा L करते हैं, ये L है सर्कमफेरेंस तो म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है N1, ये इस किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे म्यू नॉट Ni ओवर 2 पाई r। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हों और हम वहां पर डेंसिटी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करेंगे म्यू नॉट Ni ओवर L करेंगे, क्योंकि ये L के बराबर होता है और हमारे पास N ओवर L बराबर होता है स्मॉल n के। इस स्मॉल n को हम टर्न डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं टर्न डेंसिटी। इस टर्न डेंसिटी क्या कहें, n कांस्टेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसकी डायमेंशन भी नहीं है, कोई भी नंबर है। अब देखते हैं L की फिजिकल L क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को मेजर करता है, तो L की वैल्यू को हम मीटर से मेजर करते हैं तो टर्न डेंसिटी का यूनिट क्या होगा पर मीटर होगा। और इसका टर्न डेंसिटी का यूनिट वैसे ही है जैसे हमने रिडबर्ग कांस्टेंट में पढ़ा है, सेम एज क्या RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 109678 पर मीटर होती है, यहाँ पर सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पर डबल जीरो कर दें पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पर मीटर सेम यूनिट है इसका, तो हम यहाँ पर टर्न डेंसिटी की बात करेंगे तो म्यू नॉट Ni कर देंगे। ये हमारे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये भी कहता है
Ampere's law is used for finding a magnetic field around current carrying conductor। ठीक है, ये वैसे भी कह सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर बनती है। इसलिए तो हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ पढ़ते हैं, बेहतर वर्ड्स में वो क्या होगा, सर्क्यूटल लॉ होगा। अब ये थोड़ा सा कहता है कि आप मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इस दोनों के बीच में कितनी बनेगी, जबकि एक कंडक्टर के पास 2I करंट है, एक के पास है 8 एम्पियर, एक के पास 8 एम्पियर, दूसरे के पास है 2 एम्पियर, और वो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर है। तो इनके बीच में कितना होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। मैग्नेटिक फील्ड होता है नेट B1 + B2। हमें पता है करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट बनती है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि B नेट इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, या हम वैसे कर सकते हैं कि B1 - B2, तो B मैक्स माइनस B मिनिमम। हाँ क्या ना। अभी मैक्स B मिनिमम पता नहीं कौन सा है, हमें ये तो पता है करंट जिसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज़्यादा, तो हम मैक्सिमम 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, I/2πr करेंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ ये कहता है। और -4π × 10⁻⁷, I की जगह पर रख लें इसकी वैल्यू 8 एम्पियर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लें कितनी, 2 एम्पियर, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल मिड पे हमें मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर कहेंगे, या 3 × 10⁻⁻² कहेंगे, या 0.03 कहेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो हम ऐसे 2πr की जगह पर रेज ये लिख देंगे 3 × 10⁻², यहाँ पर भी 3 × 10⁻², और यहाँ पर 2π रखेंगे, 2π × 3 × 10⁻²। अब देखिए इस 2π को 4π से कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा, और इस हाँ ठीक है, और इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे। इसको यहाँ पर ले आते हैं कि 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 8 और 3 × 10⁻², और यहाँ पर माइनस 2 × 10⁻⁷ × 2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻² कर देंगे। अब देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए ये सेम फैक्टर है, तो सेम फैक्टर ले लें, 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाय, इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 16 × 10⁻⁷ बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 × 10⁻⁷ बचेगा। तो 16 में से 4 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 12 × 10⁻⁷ डिवाइडेड 3 × 10⁻², तो 3 यहाँ पर कर देंगे, तो यह हमारे पास बचेगा 4 × 10⁻⁷ बचेगा। ठीक है, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो हमारे पास -5 बचेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट, दोनों के बिल्कुल बीच में मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। अब एम्पियर्स लॉ हमें रिजल्टलेस कब होगा, एम्पियर्स लॉ का मतलब कि डिपेंड किस पर करता है, सादी सी बात वैसे ही कर देंगे। एम्पियर्स लॉ इज रिजल्टलेस, हमें रिजल्ट 0 कब दिखाएगा, यानी कि एम्पियर्स लॉ की वायोलेशन कहां पर होगी। ठीक है, एक तो वहां पर होगी व्हेन करंट enclosed in conductor in Amperian loop, एम्पीरियन लूप के अंदर करंट 0 होगा, करंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एम्पीरियन लूप है, लेकिन इसके पास करंट नहीं है, करंट यहाँ पर 0 है, तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। दूसरी पॉइंट ये कहता है कि व्हेन
एम्पीरियल लूप इज ओपन। एम्पीरियल लूप अगर ओपन होगा तब भी एम्पियर्स लॉ हमें रिजल्ट लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये एक एम्पीरियल लूप है लेकिन जहाँ पर ओपन है तो एम्पियर्स लॉ रिजल्ट लेस होगा। एम्पियर्स लॉ के जरूरी है कि कोई भी एम्पीरियल लूप हो या सरफेस हो वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है। तीसरी पॉइंट, जहाँ पर एम्पियर्स लॉ रिजल्ट लेस है, जहाँ पर एम्पियर्स लॉ की वायोलेशन होती है, तो वहाँ पर एक टोटल या नेट करंट inside या enclosed in a surface in an imperial loop is zero। एक तो करंट है ही नहीं इनक्लोज सरफेस के अंदर, वो जीरो है। दूसरी करंट है लेकिन नेट करंट जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जीरो होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। कैसे, इन रिजल्ट लेस के बारे में ये पढ़ा था। लेकिन अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, किसी सरफेस के अंदर ये एक एम्पीरियल लूप है, इस एम्पीरियल लूप के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। याद रखिए, जो अपवर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन होगी हम वो पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पर 2I है इस पर करंट नॉन जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, दूसरा अपवर्ड, एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है 2I 3I तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा। कैसे, नेट करंट हम मालूम करेंगे, नेट करंट इज इक्वल I2 माइनस I1 करेंगे, I2 3A माइनस I1 करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 एम्पियर करेंगे। अब वैसे कह सकते हैं कि -1 एम्पियर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वाली जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 बचेगा। अच्छा, उसके साथ तीसरी पॉइंट हमने ये भी पढ़ा कि नेट इनक्लोज्ड करंट क्या हो, जीरो। अब देखिए, एक ही वायर है जो कि टर्न हुआ है, पहले एंटर हो रहा है फिर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है तो यहाँ एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब नेट करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एम्पियर्स लॉ एंड बायोट्स एंड सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनकी मदद से सॉलिनॉइड और टोरॉइडल की मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम किया जाए। सेम ही है, सिंपल है, जैसे हमने गाउस लॉ पढ़ा था। ठीक है, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स सो मच, बाय बाय।